हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि है फंडामेंटल राइट्स का। देखिए, जो इंडियन का पॉलिटिकल सिस्टम है या इंडियन पॉलिटी आप कवर कर रहे हो, उनमें से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये दो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका भी और एक अलग से हम लोग वीडियो लाएंगे। आज पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। देखिए, इसमें एमसीक्यू हम लोग डिस्कशन करेंगे और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 स्टेटमेंट इनमें से दिया गया है और पूछा है कि कौन सा इनमें से करेक्ट है। स्टेटमेंट ए में दिया है, राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन। मतलब राइट्स जो है क्लेम है किसका? स्टेट का अगेंस्ट द सिटीजन। बी में दिया है, राइट्स आर प्रिविलेज व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। और सी दिया है, राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। और डी दिया है, राइट्स आर प्रिविलेज ऑफ ए फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। मतलब हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स मिला है वो क्या है? हमारा राइट है अगेंस्ट द स्टेट। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिया गया है वो क्या करता है? जो स्टेट का पावर को लिमिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसके हिसाब से ही वो रूल करता है या लॉ बनाता है, उसके अगेंस्ट में वो नहीं जा सकता है। और हम लोगों को जितना भी फंडामेंटल राइट दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको अगर फुलफिल नहीं हो रहा है या आपका फंडामेंटल राइट्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, स्टेट उसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ भी उसके लिए जा सकते हो। ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन 2। इसमें दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसको पावर है? फंडामेंटल जो राइट्स है उसको एनफोर्स करने के लिए किसको पावर दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए में दिया है, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। बी दिया है द पार्लियामेंट। सी दिया है द प्रेसिडेंट। और डी दिया है द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दिया गया है एनफोर्स करने के लिए। कौन सा? फंडामेंटल राइट्स। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स आर, फंडामेंटल राइट्स क्या है पूछा है। ए में दिया है जस्टिफिएबल। बी दिया है नॉट जस्टिफिएबल। सी दिया है फ्लेक्सिबल। और डी दिया है रिजिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जो कि है मतलब कि हम लोग अगर फंडामेंटल राइट्स, मैंने कुछ देर पहले बताया कि फंडामेंटल राइट्स आपका अगर पूरा नहीं हो रहा है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी दिया है, तो आपको इक्वली अगर ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। या फिर आर्टिकल 21 जैसे कि राइट टू लाइफ हम लोगों को प्रोवाइड करता है, या राइट टू प्राइवेसी, वो अगर आपका हिंडर हो रहा है कहीं से स्टेट के द्वारा, तो आप लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो स्टेट के अगेंस्ट में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फंडामेंटल राइट्स का दिया है और कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, कौन सा सही है इनमें से पूछा है। ऑप्शन ए दिया है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड। बी दिया है, कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सी दिया है, कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट। और डी दिया है, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो कैन नॉट बी मतलब ऑप्शन ए में दिया है कि बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट्स जो है उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बी में क्या दिया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। और सी दिया है, जो प्रेसिडेंट है अपना विल के हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार उसको सस्पेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स का बात हो रहा है ये। और डी में दिया है, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी जब लागू होता है तो फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड हो जाता है। कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो कि अपने आप ही हो जाता है, और कुछ फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रेसिडेंट उसको सस्पेंड कर देते हैं। आर्टिकल 358 और 359 उसके अनुसार सस्पेंड करते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी अगर हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तीन तरह का 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी दिया हुआ है, लेकिन उनमें से जो नेशनल इमरजेंसी जब होता है, खाली नेशनल इमरजेंसी में जो होता है वो तब फंडामेंटल राइट सस्पेंड किया जा सकता है। और बाकी जो एक इमरजेंसी है जैसे कि प्रेसिडेंशियल रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी में नहीं होता है ये। और याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 और 21 जो होता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, उसको कभी भी मतलब नहीं किया जा सकता है सस्पेंड। जैसे कि आर्टिकल 21 हो गया राइट टू लाइफ, वो तो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ना।
तो वो नहीं होता है। देख लेते हैं क्वेश्चन 5। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गार्डियन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। तो पूछा है कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है कहां से कहां तक फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल है, ये पूछा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है आर्टिकल 12 to 35। 12 to 35 जो है उसमें से पूरा जो है लिखा हुआ है, जो भी रूल और रेगुलेशन या फंडामेंटल राइट्स का है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल 12 to 35 याद रखिएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन 6। इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो कौन सा आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है। आर्टिकल 12 में दिया है ए में, बी में दिया है आर्टिकल 13, सी दिया है आर्टिकल 14 और डी दिया है आर्टिकल 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है आर्टिकल 14। इसमें क्या है, राइट टू इक्वालिटी। फॉर आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, याद रखिएगा। और इसी में ही प्रोवाइड किया गया है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्वेश्चन 7। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू ए डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरी से इनमें से 4 दिया गया है, इनमें से डिफरेंट कैटेगरी कौन सा है पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 14, बी में दिया है आर्टिकल 15, सी में दिया है आर्टिकल 16 और डी में दिया है आर्टिकल 19। आर्टिकल जो है 19, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आर्टिकल 19 जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है ये। और आर्टिकल 14, 15 और 16 जो है ये अंडर में आते हैं, राइट टू इक्वालिटी जो है उसके अंडर में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी एज एनशर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसमें एक राइट टू इक्वालिटी भी दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि उनमें कौन सा जो है इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन जो दिया है उनमें से कौन सा इक्वालिटी जो है इंक्लूड नहीं है उसमें। ऑप्शन ए में दिया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, बी में दिया है सोशल इक्वालिटी, सी में दिया है इक्वल अपॉर्चुनिटी, डी में दिया है इकोनॉमिक इक्वालिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि है इकोनॉमिक इक्वालिटी। ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं, राइट टू इक्वालिटी जो है उसमें नहीं दिया गया है। इकोनॉमिकल कुछ कुछ राइट दिया गया है हम लोगों का, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें दिया गया है। लेकिन फंडामेंटल जो राइट है वो मेनली जो है पॉलिटिकल और सोशल राइट हम लोगों को प्रोवाइड करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। आर्टिकल 17 जो है वो किस चीज से डील करता है। ए में दिया है एजुकेशन, बी दिया है हेल्थ, सी दिया है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी और डी दिया है फूड गारंटी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होता है, जैसे कि एंशिएंट इंडिया में ये काफी प्रचलित था। उसके बाद मॉडर्न इंडिया में भी ये था, जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय भी ये काफी प्रचलित था। जैसे कि कुछ कम्युनिटी जो हमारा सोसाइटी था उसके कुछ कम्युनिटी लोगों को क्या करते थे, हाई कास्ट के जो लोग थे वो मतलब छूने से ही उन लोगों को प्रॉब्लम होती थी, नहीं छूते थे उनको। तो ये हो गया अनटचेबिलिटी। तो इसको एबॉलिश किया गया था आर्टिकल 17 के तहत। और उसके बाद बहुत सारे एक्ट भी आए थे ताकि अनटचेबिलिटी को दूर किया जा सके। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। मतलब लिबर्टी मतलब जो है पॉलिटिकल बेसिस पे क्या होता है ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरानी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर, मतलब जो डेस्पोटिक, एक राजा ऑटोनॉमी, ऑटोक्रेसी बोला जाता है इसको, कि एक जो पहले जमाने में होते थे कि राजा के अधीन में सारा पावर कॉन्सेंट्रेट होकर रहता था, वो अपना मर्जी से कुछ भी कर सकता था, कोई भी लॉ ला सकता था, कोई भी रूल रेगुलेशन ला सकता था। ये हो गया ऑप्शन ए में दिया है। और बी में दिया है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब कोई भी आप लोगों को रिस्ट्रेंट ना हो। सी में दिया है अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक, आपको जो मर्जी आप कर सकते हो, सी में ये दिया है। और डी में दिया है अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ फुल्ली। ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर, जो कि अपॉर्चुनिटी का आपको मिलता है अगर आप अपने आप को फुल्ली डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, उस वही है सही लिबर्टी। पॉलिटी की मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी, इसी का मतलब होता है लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वनसेल्फ
फुल्ली। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर टू, मतलब आर्टिकल 25 जो है वो किस चीज को क्या है उसमें, आर्टिकल 25 में क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है राइट टू इक्वालिटी, बी में दिया है राइट टू प्रॉपर्टी, सी में दिया है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजियन और डी में दिया है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड किया गया है। देख लेते हैं क्वेश्चन 12। द रीट which may be filled for protection of the right to personal freedom। तो जो रीट दिया गया है जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है, 5 तो है टोटल, वो किसी अलग वीडियो में हम लोग पांचों जो रीट दिया हुआ है वो डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लंबा जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझाने के लिए काफ़ी वक्त लगेगा वो। और राइट टू जो है पर्सनल फ्रीडम किस में दिया गया है ये पूछा है, ये कुछ रीट्स का नाम दिया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो कि है हबिस कॉर्पस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो 5 जो रीट्स है उनमें से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यही है। हबीस कॉर्पस जो होता है वो राइट टू पर्सनल फ्रीडम प्रोवाइड करता है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोफाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केस। कौन सा केस में जो है सुप्रीम कोर्ट दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ए में दिया है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, बी में दिया है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट और सी में दिया है केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट और डी में दिया है शंकरी प्रसाद वर्सेस इंडियन यूनियन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये हुआ था 1973 में और इसमें से मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन वो बाहर निकला था। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मतलब कुछ एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल है वो कुछ एलिमेंट जिसको कि हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे ये बोला को सुप्रीम कोर्ट ने तब वर्डिक्ट दिया था कि लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं, अमेंडमेंट होता है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसके तहत काफ़ी कुछ धीरे धीरे चेंज करते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि आप चेंज कीजिए, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। कुछ कुछ बेसिक स्ट्रक्चर का तो एक्चुअल में डेफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ कुछ होता है जैसे कि हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम या सेकुलरिज्म या आप मान लीजिए फेडरलिज्म जो हमारा है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी एबोलिश। जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको कब एबोलिश किया गया। देखिए जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो पहले हम लोगों का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वो फंडामेंटल राइट्स में आता था राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन इसको एबोलिश किया गया था। क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था उसी के तहत इसको एबोलिश किया गया था। ऑप्शन ए में दिया है 1978 बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बी दिया है 1982 बाय 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सी दिया है इन 1973 बाय 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और डी दिया है नॉन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि 1978 है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था उसके तहत जो है राइट टू प्रॉपर्टी को एबोलिश किया गया था। देखिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन और एक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें और एक आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 300A। उसके तहत जो अभी इसका मतलब लीगल क्या है, इसका मतलब है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी एक हमारा लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट। और ये 44 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जब जनता दल ने सरकार बनाया था सेंटर में इंदिरा गांधी के बाद। इंदिरा गांधी उससे पहले इमरजेंसी लाई थी काफ़ी, तो काफ़ी पॉलिटिकल उस समय डिस्टर्बेंस चल रहा था। इसी समय ये जो है 1978 में जनता दल का आया था, तो इन्हीं ने लाया था इन लोगों ने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसी के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को एबोलिश किया गया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Which one of the following is not a fundamental right? इनमें से दिया गया है जो ऑप्शन, उनमें से फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ये तो बिल्कुल है राइट टू इक्वालिटी। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये भी है फंडामेंटल राइट्स। और सी दिया है राइट टू प्रॉपर्टी और डी दिया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ये तो हम लोग देखे थे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अभी वो फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन लीगल राइट है,
ये भी पूछ लेता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा राइट है, फंडामेंटल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फिर लीगल राइट, तो लीगल राइट होगा इसका सही आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16, Which of the following is not a fundamental right granted in the Indian Constitution to the citizen? मतलब ये पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स कौन सा नहीं है। देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, है। बी दिया है राइट टू जेंडर इक्वालिटी, सी दिया है राइट टू इन्फॉर्मेशन और डी दिया है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बाकी ये जो 3 दिया है वो फंडामेंटल राइट्स है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट पास हुआ था बाद में, तो वो एक एक्ट के तहत दिया गया था, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है, जैसे कि आर्टिकल ने बताया था 12 से 35 के अंदर में जो है वही खाली फंडामेंटल राइट्स है, ना कि उसके बाहर। तो आरटीआई जो है वो नहीं है फंडामेंटल राइट। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, Which of the following article was termed as the heart and the soul of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? तो इनमें से जो दिया गया है, कौन सा आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो बोले थे कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए में दिया है आर्टिकल 14, बी में दिया है आर्टिकल 25, सी दिया है आर्टिकल 29 और डी दिया है आर्टिकल 32। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो कि है आर्टिकल 32। इसमें जो है रेट सब दिया गया है, उसी के तहत जो है आप फंडामेंटल राइट्स आपका अगर हिंडर होता है या फिर कुछ पूरा नहीं होता है तो आप लोग जा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। इसी को ही B.R. अम्बेडकर बोले थे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, Which of the following आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो इक्वालिटी बिफोर जो लॉ है वो कौन सा आर्टिकल के तहत आता है, क्वेश्चन ये पूछा है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 के अंदर हम लोग इंक्लूडेड है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ। देख लेते हैं क्वेश्चन 19, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज क्या मतलब क्या कौन सा माइनॉरिटी दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में, तो कौन सा माइनॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया है। ऑप्शन ए में दिया है ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी, बी दिया है ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, सी दिया है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और डी दिया है रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसके तहत हम लोगों का कंट्री में जो है इंडिया में 2 टाइप की माइनॉरिटीज वो रिकॉग्नाइज करता है। एक हो गया रिलीजियस धर्म के बेसिस पे या फिर लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषा के हिसाब से, हमारा जो लैंग्वेज है उसी के हिसाब से। तो ये 2 याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज यहाँ पे पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड हिंदू इन आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड। तो हिंदू जो मतलब रिलीजियस को डिनोट करता है, जो कि आर्टिकल 25 में है। इसको देखे थे हम, आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजियस था। तो इसमें जो हिंदू वर्ड है वो किन किन को जो है ऑप्शन में दिया है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है बोला है। ऑप्शन ए में दिया है बुद्धिस्ट, बी में दिया है जैन, सी में दिया है पारसीस और डी में दिया है सिख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है पारसीस। पारसीस जो है हिंदू में इंक्लूडेड नहीं है। बाकी ये जो 3 धर्म है, जैसे कि बुद्धिस्ट हो गया, जैन हो गया और सिख, ये हिंदू में ही आते हैं, हिंदू धर्म के अंदर ही आते हैं, इंक्लूडेड हैं। लेकिन पारसी जो है उसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल राइट्स के था। फंडामेंटल राइट्स का हम लोग एक डिस्क्रिप्टिव जो है वीडियो भी लाएंगे, लेकिन इससे पहले भी पॉलिटी का बहुत सारा वीडियो डिस्कशन हो चुका है, जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डिस्कशन किया गया है, काफ़ी सारा उसमें डिटेल में बताया गया है। तो आप लोग वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।